नमस्कार बच्चों, मैं हूं शुभांगी सक्सेना और बहुत सारा स्वागत है आप सभी का रैपिड रिवीजन वाली क्लास में। और आज इस क्लास में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 के बारे में, जो कि आपका है जैव प्रक्रम। तो फटाफट से तैयार हो जाइए अपने अस्त्र और शस्त्र के साथ। शुरू करते हैं जैव प्रक्रम को। जैव प्रक्रम क्या होते हैं? सजीवों को जीवन जीने के लिए जिन 4-5 चीजों की जरूरत पड़ती है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारी क्रियाएं क्या कहलाएंगी? आपका जैव प्रक्रम कहलाएंगी। बोर्ड्स के अंदर क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता है। तो क्या पूछा गया बोर्ड्स के अंदर? बोर्ड्स वालों ने पूछा कि जैव प्रक्रम की परिभाषा बता दो। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। यानी जैव से समझो सजीव और प्रक्रम से समझो क्रियाएं। तो सजीवों को जीवन जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए जिन सभी क्रियाओं की आवश्यकता होती है, आप उन्हें क्या कहेंगे? जैव प्रक्रम कहेंगे। अब ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं हैं? तो देखो, ऐसी क्रियाएं कौन कौन सी हैं? पोषण ऐसी एक क्रिया है। अब पोषण कहाँ होता है? पाचन तंत्र द्वारा किया जाता है। श्वसन एक और ऐसी एक क्रिया है, श्वसन तंत्र द्वारा ये काम किया जाता है। वहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, जो कि ब्लड द्वारा किया जाता है, और ब्लड को चाहिए होता है एक सपोर्ट सिस्टम, जो कि कौन देता है? ये देता है अपना हार्ट यानी कि दिल। उसके बाद होता है कि अब जब सब काम हो गया है, तो अब अपच जो है उसको आपको बाहर निकालना है। तो वो किसके द्वारा किया जाएगा? आपके उत्सर्जन तंत्र द्वारा किया जाएगा। अब हम क्या करेंगे? एक एक को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पोषण के बारे में। तो पोषण का क्या मतलब होता है कि आपने जो खाना खाया आपको उसको अच्छे से पचा लेना है और उससे आपको एनर्जी बना लेनी है। तो पोषण 2 तरीके का होता है। एक आपका होता है स्वपोषी पोषण और एक आपका होता है विषम पोषी पोषण। अब स्वपोषी पोषण यानी कि ऑटोट्रॉफिक की अगर हम बात करें, तो ऑटोट्रॉफिक कौन होते हैं? कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल। जैसे कि अगर आप प्लांट्स की बात करोगे तो इन्हें क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। ये सनलाइट ले लेते हैं। क्लोरोफिल इनके पास होता है, CO2, और वाटर की प्रेजेंस में ये क्या करते हैं? खाना यहाँ पर बना लेते हैं। अगर हम विषमपोषी पोषण की बात करें तो हम क्या है? डिपेंडेंट है किन पर? प्लांट्स पर, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है वो आपको प्लांट से ही मिलता है। तो विषमपोषी पोषण में आप क्या करते हो? आप करते हो कार्बनिक पदार्थों के सेवन और पाचन से ऊर्जा प्राप्त करते हो, जैसे कि जंतु यानी प्राणी, बैक्टीरिया और कवक। ये जो विषमपोषी पोषण है ये 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला मृतोपजीवी, फिर आता है परजीवी और फिर आता है पूर्णभोजी के बारे में अगर हम बात करें। मृतजीवी की या मृतोपजीवी की बात हम करें तो ये क्या होता है? जैसे ब्रेड पर फफूंद लग जाती है, यीस्ट हो जाता है, तो ये सारे कौन है? आपके मृतोपजीवी के बारे में बताते हैं। परजीवी की अगर हम बात करें तो परजीवी कौन होते हैं? पैरासाइट्स वो होते हैं जो कि आपकी बॉडी पर रहते हैं, आपकी बॉडी से अपना खाना प्राप्त करते हैं, लेकिन वो आपको मारते नहीं है। बेस्ट एग्जांपल इसका क्या है? अमरबेल कस्कुटा, जिसको अपन बोलते हैं। जू इसका एग्जांपल है। जोंक इसका एग्जांपल है। अब जू आपके बालों में रहती है, लेकिन वो क्या करती है? आपसे वो ब्लड का ले लेती है, अपना खाना प्राप्त कर लेती है, लेकिन आपको मारती नहीं है। पूर्ण भोजी की अगर हम बात करें, होलोजोइक की अगर हम बात करें, तो ये क्या करते हैं? भोजन को ग्रहण करते हैं, फिर उसका पाचन करते हैं, यानी कि वो छोटे छोटे पदार्थों में उसको तोड़ते हैं। यानी जटिल भोजन को प्राप्त किया, फिर सरल पदार्थों में उसको तोड़ दिया। कौन आएगा इसके अंदर? अमीबा, मनुष्य, मेंढक आदि। अब ये जो पूर्ण भोजी, इसके अंदर 2 तरीके की कैटेगरी है। एक आपका क्या होता है? एक आपका होता है एक कोश के जीव और दूसरा होता है बहुकोश के जीव। एक कोश के में आप क्या पढ़ोगे? अमीबा और पैरामीशियम। बहुकोशिकीय में आप क्या पढ़ोगे? आप पढ़ोगे मानवों में जो पाचन है, मानवों में जो पोषण है वो कैसे किया जाता है। तो पहले स्वपोषी पोषण को पढ़ते हैं, यानी पादपों में भोजन कैसे किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप हैशटैग इंपॉर्टेंट कर लेना। होता क्या है? यहाँ पर आपके पास 6 CO2 होती है। अब ये जो 6 CO2 है ये 12 जल के मॉलिक्यूल के साथ काम करती है। साथ में क्या होता है? क्लोरोफिल और सूरज का प्रकाश होता है। जब ये सारी चीजें काम करती है तो ये क्या बनाती है? ये आपके पास बनाती है ग्लूकोज, और साथ में क्या बनता है? 6O2 यहाँ पर आपको मिलती है, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो बाहर ये छोड़ देती है। साथ में 6 जल के जो अणु है ये बाहर छोड़ती है। अब आप बहुत ध्यान से देखो कि आपके पास यहाँ पर क्या है? आपके पास यहाँ पर सूरज है, और इस सूरज का प्रकाश जो है वो यहाँ पर सीधा आपतित हो रहा है। इसको कौन चाहिए? इसको जल चाहिए, जो कि कहां से मिल रहा है? जड़ों से मिल रहा है। अब जल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये क्या करेगी? क्रिया करेगी। अब जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो ये ग्लूकोज बनेंगे। ये जो ग्लूकोज है, जो पादप जो होते हैं उनके अंदर ये स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है।
और अगर हम मानवों की बात करें तो ये किसके रूप में संग्रहित रहेगा? ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। अब ग्लाइकोजन के रूप में किस में रहेगा? ये प्राणियों में रहेगा। समझ गए बात यहाँ पर? फिर क्या निकल रहा है देखो, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रही है और ये क्या छोड़ रही है? ऑक्सीजन छोड़ रही है, साथ में ये वाटर मॉलिक्यूल को भी छोड़ रही है। इतनी बात क्लियर है? आपको पादपों में भोजन जो है वो पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पादपों में भोजन हो कैसे रहा है। तो पादप जो होते हैं ना, उनकी जो पत्तियां होती है उन पर एक छोटे छोटे से सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इन सूक्ष्म छिद्रों को आप क्या बोलते हो? रंध्र बोलते हो, जिन्हें इंग्लिश में आप स्टोमेटा कहते हो। अब ये जो स्टोमेटा होते हैं ना, इनके ऊपर होती है गार्ड सेल। जैसे हमारे घर के बाहर पहरेदार होता है और वो डिसाइड करता है कि कौन अंदर आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है, ऐसे ही गार्ड सेल्स भी क्या करती है? रंध्रों को खोलने और बंद होने का काम करती है। जैसे ही आपका जो जल है वो रंध्रों के अंदर प्रवेश करता है, ये फूल जाती है। अब जब जो जल है वो रंध्रों के बाहर प्रवेश करता है तो ये सिकुड़ जाती है। तो सीधी सीधी बात है, अगर वाटर मॉलिक्यूल अंदर आ रहा है तो फूल जाएगी, खुल जाएगी। अगर आपका वाटर मॉलिक्यूल बाहर जा रहा है तो बेटा ये बंद हो जाएगी। सारी चीजें यहीं से ही होती है। यानी कि आपको एक बात और याद होनी चाहिए कि जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो भी कहां से होगी? पादपों में पत्तियों पर से ही वो चीज होगी। तो सारा खाना भी पत्तियों पर ही बन रहा है, सारी चीजें कहां हो रही हैं? पत्तियों पर हो रही हैं। तो ये आपका हो गया रंध्र का कार्य, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में कैसे क्वेश्चन आता है कि रंध्र क्या है? रंध्र की क्रियाविधि का सचित्र वर्णन आपको करना है। तो ये चीज आपको बना करके आनी है। आगे बढ़ जाए, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अमीबा में भोजन के बारे में। हम होलोजोइक जो न्यूट्रिशन है उस पर आ गए हैं। अमीबा आपका कैसा है? एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव ये है। अब ये जो एक कोशिकीय जीव है, यानी इसके पास बहुत सारा सिस्टम नहीं है हर काम को अलग अलग तरीके से करने का। इसके पास सिर्फ एक कोशिका है जिससे ये खाना प्राप्त करेगा, खाने को पचाएगा और खाने को, जो बचा हुआ खाना है जिसको नहीं चाहिए उसको ये बाहर निकाल देगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है प्यारे बच्चों? क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि अमीबा का जो पोषण है आप उसको सचित्र समझा दीजिए। और इसका चित्र बनाना तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि इसकी जो साइज है, मतलब इसकी जो शेप है, साइज नहीं, इसकी जो शेप है ना, वो डिसाइड ही नहीं होती है, यानी वो फिक्स नहीं होती है। आप किसी भी शेप का इसको बना सकते हो। तो ये तो बहुत आसान सी ड्राइंग हो गई है। अब आपसे प्रश्न पूछा गया है कि अमीबा में आपको पोषण को समझाना है, तो कैसे समझाओगे? देखो, ये आपने अमीबा बना लिया जिसके अंदर एक केंद्रक होता है। अब इसने खाने को देखा। अब चूंकि इसके पास सिर्फ ये एक ही कोशिका है तो ये झूठ मूठ के पैर निकालेगा। और झूठ मूठ के पैर क्या होते हैं? कूटपाद आप इसको बोलते हो, या पादाप भी आप इसको बोलते हो, जिसकी सहायता से ये भोजन को क्या करेगा? घेरने का काम करेगा। अब इसने भोजन को घेर लिया इस तरीके से सी शेप बना करके। अब भोजन को कहां भेज देगा? खाद्य रसधानी में भेज देगा, जहां जटिल भोजन का पाचन कर लेगा सरल अणुओं में, यानी कि छोटे छोटे पदार्थों में कर लेगा। फिर जितना इसको चाहिए उतना ये खा लेगा और सतह पर ही, यानी कोशिका की सतह पर ही ये क्या कर देगा? भोजन को छोड़ देगा। तो सतह से भोजन प्राप्त किया और सतह पर ही छोड़ दिया, क्योंकि ये एक कोशिकीय जीव है और होलोजोइक न्यूट्रिशन में आप इसको पढ़ते हो, इंपॉर्टेंट चीज है। तो भोजन को पादप की सहायता से घेरना, फिर उसको खाद्य रिक्तिका में पहुंचाना, जटिल पदार्थों का विघटन किसमें करना है? सरल पदार्थों में करना है। फिर अब बचा हुआ जो भोजन है उसे कोशिका की सतह पर छोड़ देना और फिर वहां से इसको उत्सर्जित कर देना। तो ये हो गया आपका अमीबा में भोजन। अब एक और एक कोशिकीय जीव है जिसका नाम क्या है? पैरामीशियम। अब पैरामीशियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। तो आप ये देख रहे हो, ये सीलिया यहां पर आपको दिखाई दे रही होगी। अब यहाँ पर होता क्या है? देखो, ये यहाँ पर कोशिका द्रव्य है, साथ में यहाँ पर खाद्य राजधानी है, लेकिन इसकी जो आकार होती है ना वो निश्चित होती है। अब इसमें भोजन को ग्रहण करने के लिए और उत्सर्जित करने के लिए विशेष स्थान होता है। क्या होता है? ये ओरल ग्रूव आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो ये ओरल ग्रूव से भोजन जो है वो यहाँ पर अंदर चला जाएगा। अंदर गया तो आपने देखा कि खाद्य राजधानियों में ये जो भोजन है वो पच जाएगा और फिर आपका जो है ये बाहर गुदा छिद्र जो आपको दिखाई दे रहा है, इससे ये बाहर निकल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है? अमीबा का जो शेप है वो आपका फिक्स नहीं है, लेकिन पैरामीशियम आपका एक कोशिकीय जीव होते हुए भी फिक्स शेप का होता है। उसमें आपके पास वो एक सतह से भोजन लेता है और सतह पर ही त्याग देता है, पर इसके पास भोजन को ग्रहण करने और छोड़ने के लिए विशेष स्थान होते हैं। तो आप देख सकते हो ओरल ग्रूव से ले रहा है और गुदा छिद्र द्वारा ये बाहर छोड़ रहा है और ये सीलिया की मदद से ये काम किया जाता है। इतनी बात क्लियर है?
चलिए आगे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, और आपको यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो याद रखना है कि जो पाचन तंत्र है उसका नामांकित चित्र बनाने की प्रैक्टिस आपको करनी है, क्योंकि ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो मानव में भोजन जो है वो किस तरीके से काम करेगा, तो सबसे पहले भोजन को अंतःग्रहण आप करेंगे, यानी भोजन को अंदर लेंगे, फिर उसके पाचन का कार्य यहां पर किया जाएगा। अब जैसे जैसे पाचन का कार्य किया जाएगा तो अब पाचन हो गया, अब भोजन में से आवश्यक पदार्थों को अवशोषित आप करेंगे, जैसे कि आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, विटामिन, खनिज पदार्थ। तो ये सारी चीजें जो है आप उनको क्या करेंगे, अवशोषित करेंगे। उसके बाद आपका स्वांगीकरण होगा और फिर बहिर्गमन यहां हो जाएगा। भोजन का जो पाचन है वो शुरू कहां से होता है, भोजन का पाचन जो है वो आपका मुख से ही शुरू हो जाता है। मुख के अंदर 3 चीजें होती हैं, आपका हो जाता है दांत, जो कि आपके 4 प्रकार के होते हैं, रत्नक, कृतक, चवर्ण और अग्रज चवर्णक, जो कि भोजन को काटने, फाड़ने, चीरने, फाड़ने, चबाने का काम करते हैं। तो भोजन का पाचन पेट से शुरू नहीं होता, भोजन का जो पाचन है वो मुंह से ही शुरू हो जाता है। उसके बाद आती है आपकी बढ़िया सी जीभ, और जीभ क्या काम करती है, स्वाद का कार्य ये करती है। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद आती है आपकी लार। लार क्यों आती है, क्योंकि बेटा जी लार जो होती है ना वो भोजन को लिसलिसा बनाने का काम करती है। अब भोजन को लिसलिसा क्यों बनाना है, क्योंकि ये जो आपकी आहार नाल होती है ना प्यारे बच्चों, ये बहुत कोमल होती है और इसके अंदर क्या हो जाता है, जल्दी से घाव हो जाएंगे अगर कठोर भोजन चला गया। तो भोजन को लिसलिसा बना करके भोजन को क्रमानुकंचन गति प्रदान करी जाती है, जिससे भोजन आसानी से चला जाता है। अब आगे समझो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कौन है, ये आपका लिवर है, जिसको आप यकृत कहते हो। समझ गए बात। उसके बाद ये जो थैली जैसी स्ट्रक्चर है, जे शेप स्ट्रक्चर है, इसको आप आपका पेट कहते हो, जो कि आपका क्या होता है, आमाशय होता है। अब ये जो आहार नाल है ये आमाशय से जुड़ी होती है प्यारे बच्चों। ये आपको जो दिख रहा है ना पीछे से, ये आपका आमाशय वाली जो है ना नली वो है। अब ये जो आमाशय में भोजन आ गया, उसके बाद ये बड़ी आंत में नहीं जाएगा प्यारे बच्चों, ये आपका जाएगा शुद्रांत में, जिसको आप क्या कहते हो, छोटी आंत, छोटा पैकेट, बड़ा धमाका। सारा का सारा भोजन यहीं पर पचता है। संपूर्ण भोजन का पाचन अगर आपसे पूछा जाए तो कहां होता है, वो होता है छोटी आंत के अंदर, क्योंकि छोटी आंत में अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिसको आप विल्ली भी कहते हो या दीर्घरोम भी आप इसको कहते हो। तो ये भोजन में से बढ़िया चीजों का अवशोषित करने का काम करता है। उसके बाद इसको हेल्प चाहिए होती है 2 लोगों की। अब वो जो 2 लोग कौन है, एक होता है आपका लिवर, जो कि बाइल जूस जो है यहां पर निकालता है, और साथ ही साथ यहां पर कौन होता है, आपका अग्नाशय होता है। अग्नाशय से क्या होता है, आपका पैंक्रियाटिक जूस जो है, अग्नाशय रस जो है, उसका स्त्रावण होता है। यहाँ पर एक हार्मोन पाया जाता है जिसको आप इंसुलिन हार्मोन कहते हो, जो कि ब्लड के अंदर आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। अदरवाइज मधुमेह रोग जो है, डायबिटीज जो है, वो आप उससे ग्रसित हो जाएंगे। उसके बाद ये भोजन जो है, अब छोटी आंत का सारा काम हो गया, भोजन जाएगा बड़ी आंत के अंदर, जिसको आप बृहदांत कहते हो। और बृहदांत के अंदर क्या होगा, आप जो है जल का अवशोषण यहाँ पर कर लोगे। उसके बाद ये मल द्वार में इकट्ठा हो जाएगा और गुदा द्वार से आप इसे बाहर निकाल दोगे। ये हो गया आपके भोजन का संपूर्ण पाचन। फटाफट से इसका फ्लो चार्ट देखते हैं और चीजों को याद कर लेते हैं। ये आपके पार्ट्स है कि कौन कौन से पार्ट्स आप काम में लेते हो। चलिए, सबसे पहले आता है मुख। मुख के अंदर होते हैं दांत। दांत में क्या होता है, आप चबाते हो इन चारों दांतों की मदद से, यानी कि 4 प्रकार के दांत हो गए। फिर जीभ आता है। जीभ में आप क्या करते हो, स्वाद लेते हो। टेस्ट ग्लैंड्स कहाँ है, आपके जीभ पर है। लार ग्रंथि यानी सलाइवरी ग्लैंड जो है आपके पास, वो क्या करती है, स्टार्च का पाचन करती है। उसमें कौन सा एंजाइम होता है, एमाइलेज एंजाइम होता है। फिर आपकी आ जाती है ग्रास नली, जो कि कैसी गति करती है, भोजन की क्रमानुकंजन गति होती है। 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, बहुत कोमल ये होती है। ये वक्ष गुहा से उदर गुहा तक होती है। उदर मींस आपका पेट। अब उसके बाद आ जाओ बेटा आमाशय। उदर गुहा आ गया, आमाशय। आमाशय के अंदर होती है बेटा जठर ग्रंथि, जो कि जठर रस का स्रावण करती है। जैसे कि अब पेप्सिन एंजाइम जो निकलेगा वो क्यों निकलता है, क्योंकि प्रोटीन का पाचन होता है। साथ ही साथ आमाशय के अंदर HCl होता है, जो कि बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि उसका pH बहुत ज्यादा होता है। pH बहुत ज्यादा से मेरा मतलब है क्योंकि उसमें एसिडिक नेचर बहुत ज्यादा होता है ना। तो pH एसिडिक वाला कैसा होगा, इसका 1 से लेकर के 2 की रेंज में होता है ना। ये समझ गए बात। अब इससे बचाने के लिए एक म्यूकस करके अपने पास एक परत होती है, जो कि अपने को HCl जो है उससे बचाती है। अब यहाँ पर ये जो भोजन है, इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी,
आमाशय की वजह से, क्योंकि आमाशय के अंदर आपका HCl है, तो भोजन की जो प्रकृति है प्यारे बच्चों, वो आपकी कैसी होगी, एसिडिक नेचर की हो जाएगी। अब इसे क्या करना पड़ेगा, एल्केलाइन बनाना पड़ेगा, क्षारीय बनाना पड़ेगा। तो ये काम कौन करेगा, ये काम आपका यकृत करेगा। लेकिन भोजन तो छोटी आंत में जा रहा है, तो छोटी आंत अपने दो फ्रेंड्स को बुला लेगी, एक यकृत हो गया, एक अग्नाशय हो गया। तो अग्नाशय और यकृत से काम करवाएंगे। अब क्या काम करा रहे हैं, यकृत के अंदर पित्त रस होता है, पित्त रस में आपका क्या हो रहा है, वसा का इमलसीकृत और क्षारीय बना रहा है, भोजन को क्या कर रहा है, क्षारीय बनाने का काम कर रहा है। अग्नाशय से अग्नाशय रस निकल रहा है, और ये अग्नाशय रस क्या काम करता है प्यारे बच्चों, देखो एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहा है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन कर रहा है, लाइपेज इमलसीकृत वसा का पाचन कर रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन से एंजाइम द्वारा किया जाता है, टक 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 करके आपको 4 ऑप्शन दे सकता है। तो उसका सही आंसर क्या है बेटा, एमाइलेज। प्रोटीन का पाचन किससे हो रहा है, ट्रिप्सिन से। इमल्सीकृत वसा का पाचन किससे हो रहा है, लाइपेज से हो रहा है। उसके बाद छोटी आंत में क्या पाए जाते हैं, दीर्घ, जैसे आप क्या कहते हो, विल्ली भी आप इसका नाम पढ़ सकते हो। अब यहाँ क्या हो रहा है, भोजन का अवशोषण हो रहा है। अब भोजन के अवशोषण से क्या मतलब है कि भोजन में जो पोषक पदार्थ है उनका अवशोषण हो रहा है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इन सभी का अवशोषण जो है वो यहाँ पर हो रहा है, और आंत्र रस में अंतिम पाचन हो जाएगा। अब जब अंतिम पाचन हो गया तो क्या बचा बेटा, जल बचा है। अब जल कहाँ होगा, जल आपका चला जाएगा बड़ी आंत के अंदर, जहां दीर्घ क्या करेंगे, जल का अवशोषण कर लेंगे। अब मल द्वार में जाएगा, यानी कि रेक्टम में इकट्ठा हो जाएगा, और फिर एनस के थ्रू आप क्या करोगे बेटा, इसको बाहर निकाल दोगे। ये हो गया आपका पाचन तंत्र। क्वेश्चन कैसे आएगा मैम, क्वेश्चन आएगा कि आप जो है एक कोश के जीवों में पाचन तंत्र को समझा दीजिए, तब आप अमीबा पैरामीशियम का जिक्र कर सकते हो। आप पादपों में भोजन को समझाइए या पोषण को समझाइए, तो आप वो वाला जो डायग्राम मैंने सिखाया वो बनाओगे। अगर आपसे ये पूछा तो कैसे पूछेंगे, मनुष्य में पोषण को समझाना है तो आपको डायग्राम भी बनाना है, और ये भी आपको बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करके आना है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं श्वसन के बारे में। अब अपन ने पोषण पढ़ लिया, वहां से अपने को एनर्जी मिल गई, अपने को पोषक पदार्थ मिल गए। अब श्वसन से क्या इंपॉर्टेंट आता है मैम, श्वसन से एक बढ़िया सा क्वेश्चन बनता है, वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा कि श्वास लेना यानी कि ब्रीदिंग और आपके श्वसन मींस रेस्पिरेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तीसरा क्वेश्चन, श्वसन का जो नामांकित चित्र है वो आपको बनाने की प्रैक्टिस करनी है। 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन को शरीर की कोशिकाओं मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि एनर्जी कहां पर होती है, पावर हाउस किसको कहते हो, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हो, में ऑक्सीजन की मदद से भेजा जाता है ताकि ऊर्जा प्राप्त हो सके। ऊर्जा कोशिकाओं में एटीपी के रूप में कैसी रहती है, संग्रहित। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, बोलो मेरे साथ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होती है बेटा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब चलते हैं आगे, और यहां पर एक बढ़िया सा डिफरेंस हम पढ़ेंगे जो कि आपका हैशटैग इंपॉर्टेंट आप कर लेंगे, और इसमें क्या होता है, श्वास और श्वसन में हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं। तो श्वसन में आप एनर्जी भी बना रहे हो प्यारे बच्चों। श्वास लेना मतलब ये एक शारीरिक प्रक्रिया है कि आप क्या कर रहे हो, सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो। कोई विशेष प्रकार के एंजाइम्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन श्वसन में क्या कर रहे हो, आप ऊर्जा का निर्माण यहां पर कर रहे हो। ऊर्जा के निर्माण के लिए आपको एंजाइम्स की भी जरूरत पड़ेगी, और ये एक ऐसी प्रक्रिया हो जाएगी, जैव रासायनिक प्रक्रिया ये हो जाएगी। तो श्वास में आप देख सकते हो ये रासायनिक, ये शारीरिक प्रक्रिया है, और श्वसन में आप देख सकते हो ये जैव रासायनिक प्रक्रिया है। श्वास में अगर बात करें तो कोई एंजाइम की आपको आवश्यकता नहीं है, सांस लेने छोड़ने के लिए किसकी जरूरत है, किसी की जरूरत नहीं है। पर श्वसन के लिए बड़ी संख्या में एंजाइम जो है वो सम्मिलित किए जाते हैं। श्वास की अगर मैं बात करूं तो कुछ विशेष अंगों तक ही ये सीमित रहती है, पर श्वसन तो पूरी बॉडी के अंदर होगा। पूरी बॉडी में ऑक्सीजन जो है वो जाएगी, एनर्जी जो है वो जाएगी, किसके माध्यम से जाएगी, ब्लड के माध्यम से, जो कि कहां पड़ोगे, ट्रांसपोर्टेशन में। अब देखिए, श्वास में कोई ऊर्जा मुक्त नहीं होती, बल्कि ऊर्जा का आप क्या करते हो, उपयोग करते हो। पर श्वसन के अंदर एटीपी के रूप में क्या होगी, ऊर्जा मुक्त होगी, जिसकी फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है। नेक्स्ट, कोशिका बाह्य प्रक्रिया है, और ये कोशिका के अंदर की प्रक्रिया है। नेक्स्ट देखिए, ताजी हवा को अंदर लेना, दूषित हवा को बाहर निकालना, सिर्फ इतनी सी बात की जाती है श्वास के अंदर। लेकिन यहां पर क्या होता है, भोजन का ऑक्सीकरण होकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनती है। तो ये क्या हो गया, रेस्पिरेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। अच्छा, एक और चीज समझिए कि स्थल के जो जीव होते हैं और जो जलीय जीव होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है बेटा। स्थल के जो जीव होते हैं उनकी श्वसन दर कम होती है, क्यों, क्योंकि वायुमंडल में बहुत सारी ऑक्सीजन है, पर जो जलीय जीव होते हैं उनके पास ऑक्सीजन लिमिटेड है, तो उनकी श्वसन दर ज्यादा होगी, वो जल्दी जल्दी श्वसन करेंगे। हम फेफड़ों से सांस लेते
लेते हैं, लेकिन जो दूसरे हैं यानी कि जो मछली वगैरह है, जो जलीय जीव है, वो श्वास किससे लेंगे प्यारे बच्चों? वो श्वास लेंगे गिल से, यानी कि उनके क्लोम से वो श्वास लेंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका एक फ्लो चार्ट भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि क्या है? श्वसन, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय का मतलब है वायु यहाँ पर उपस्थित रहेगी, मींस ऑक्सीजन यहाँ पर होगी। अवायवीय का क्या मतलब है? ऑक्सीजन नहीं होगी, यानी कि आप ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये काम करोगे। तो देखो, अगर हम वायवीय श्वसन की बात कर रहे हैं तो इसका स्थान कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया और आपका कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म जिसको बोलते हो। अवायवीय की अगर आप बात कर रहे हो तो इसका स्थान कहाँ है प्यारे बच्चों? कोशिका द्रव्य में। वायवीय श्वसन क्या होता है? ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अगर हम अवायवीय श्वसन की बात करें तो ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर होता है। नेक्स्ट, वायवीय श्वसन, अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा यहाँ पर बन रही है। अब देखो, वायु में कौन है बेटा? तो आपके पास ऑक्सीजन है, उसकी वजह से क्या बन रहा है? आपको वाटर मॉलिक्यूल भी मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगी और साथ में एनर्जी भी मिलेगी। पर अवायवीय श्वसन के अंदर आपके पास वायु नहीं है, मींस आपके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो बेटा जी कार्बन डाइऑक्साइड और सिर्फ एनर्जी ही यहाँ पर आपको प्राप्त होगी। नेक्स्ट, बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, लेकिन अवायवीय श्वसन की बात करें तो कम मात्रा में ऊर्जा निकलेगी। वायवीय श्वसन ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, अवायवीय श्वसन ये यीस्ट और मानव पेशियों की जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर ये होता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद कर लेनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं एक फ्लो चार्ट के बारे में, जहां पर क्या होता है कि आपके पास ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज कहाँ है बेटा जी? कोशिका द्रव्य में। अभी पायरुवेट में क्या होगा? इसका विखंडन हो जाएगा, तो 3 रास्ते खुलेंगे, 3 जगह आपको जाना है, 3 रास्ते पर। पहले रास्ते पर ऑक्सीजन है नहीं, दूसरे रास्ते पर ऑक्सीजन थोड़ी थोड़ी है और तीसरे रास्ते पर ऑक्सीजन बहुत सारी है। तो अगर आप पहले रास्ते पर गए हो जहां ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, जैसे कि यीस्ट के अंदर, तो बेटा वहां क्या हो रहा है? इथेनॉल बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मिल रही है। इथेनॉल का अगर फॉर्मूला आप देखोगे तो वो बनेगा C2H5OH। इतनी बात क्लियर है? कार्बन के 2 अणु आपको दिखाई दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इथेनॉल लिखा है। नेक्स्ट, अगर आप कहते हो कि मैम ऑक्सीजन का अभाव है, थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन है, लैक ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ बनेगा लैक्टिक एसिड और एनर्जी। अब आप जब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हो, बहुत ज्यादा रनिंग कर लेते हो और हाथ पैरों में अजीब सा दर्द होता है, तो वो दर्द किसकी वजह से होता है? लैक्टिक एसिड जो है वो वहां जमा हो जाता है और उसकी वजह से आपको पेन जो है वो फील होता है। नेक्स्ट, आप कहते हो कि बेटा जी बहुत सारी जो है ऑक्सीजन है मैम, हम वहां पर जाना पसंद करेंगे, तो जहां बहुत सारी ऑक्सीजन है वहां 3 लोग मिलेंगे आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल और एनर्जी। ये हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप हैशटैग इंपॉर्टेंट कर लेना। ओके प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मनुष्य में श्वसन होता कैसे। तो मनुष्य में श्वसन करने के लिए 2 जगह हैं। जैसे भोजन का पाचन करने के लिए तो सिर्फ मुंह है, मुंह से ही स्टार्ट होगा, लेकिन श्वसन करने के लिए 2 रास्ते हैं, एक आपका नासा द्वार द्वारा होता है, एक आपका मुख के द्वारा होता है। नासा द्वार से जो आप श्वास लेते हो वो मुख से ली गई श्वास से ज्यादा स्वच्छ होती है। क्यों होती है? क्योंकि नासा द्वार के अंदर छोटे छोटे आपके क्या होते हैं? बालों जैसी संरचना होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे वायुमंडल के अंदर तो बहुत सारी गैसेज है मैम, और उन गैसेज के अंदर आपके पास क्या है? धूल के कण है, मिट्टी के कण है और अन्य भी छोटे छोटे कण उपस्थित है। अब आप क्या कर रहे हो बेटा? श्वास ले रहे हो, तो श्वास क्या लेने में क्या हो रहा है कि ये जो छोटे छोटे बाल हैं ये क्या कर रहे हैं? ये फिल्ट्रेशन का काम कर रहे हैं। तो ये धूल के कण, गंदगी, अशुद्धियों को यही रोक देंगे और श्वास जो है वो फिल्टर होकर के अंदर जाएगी। पर अगर आपने मुंह से सांस लिए तो आप सब कुछ समाहित करके अपने मुंह के अंदर ले जाओगे। समझ गए बात यहाँ? तो ये हो गया नासा द्वार, ये हो गया आपका मुख गुहा। उसके बाद ये जो श्वास है ये कहाँ चली गई प्यारे बच्चों? ग्रसनी में चली गई है, और ग्रसनी के बाद ये जाएगी आपके कंठ में, जहां पर आपके पास स्वर यंत्र होता है, जहां से आप अच्छे से बात कर पाते हो, यानी आवाज आपकी निकल रही है। उसके बाद जाती है श्वास नली, जहां पर आपके उपास्थि केवल है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती है, ये सी शेप के छल्ले होते हैं। अब ये छल्ले क्यों होते हैं? क्योंकि आप श्वास ले रहे हो जो क्या प्रेशर से ले रहे हो, तो उस प्रेशर को झेलने के लिए क्या होते हैं? सी शेप के छल्ले होते हैं, जिसे आप उपास्थि के वलय कहते हो, ताकि ये कोलैप्स ना हो जाए, ये डैमेज ना हो जाए, ये खराब ना हो जाए, जो कि आपकी श्वास नली है। उसके बाद आप जानते हो कि श्वसनिकाओं में जाती है और फिर ये जो है आपका कुप्पिकाओं में जाती है। और कुप्पिका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है, जहां पर आपका क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस हम कह सकते हैं, या आप लिख सकते हो कि यहाँ पर गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। कौन सी गैसेस का आदान प्रदान होता है मैम? यहाँ पर CO2 और ऑक्सीजन ही मेजरली उनका आदान प्रदान होता है। जब आप सांस लेते हो तो आपके जो फेफड़े हैं वो फूल जाते हैं और डायफ्राम भी ऊपर आ जाता है। जब आप सांस छोड़ते हो तो फेफड़े क्या है? सिकुड़ जाते हैं और डायफ्राम भी नीचे हो जाता है। तो ये प्रोसेस ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे
चलती है। इतनी बात क्लियर हो गई है। मनुष्य में श्वसन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता है कि यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन आ गई है। अब ऑक्सीजन वाला जो है ना, ये जो ऑक्सीजन है ये आपके ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगी। अब इस वाले ब्लड को लेकर के हार्ट तक जाना पड़ेगा। और ये काम कौन करेगा? ये एक बहुत बढ़िया सा काम है और ये काम करने वाली है आपकी पल्मोनरी वेन। कौन करेगी? पल्मोनरी वेन करेगी। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब इसके आगे के बाद हम कहां पढ़ेंगे? ट्रांसपोर्टेशन के अंदर पढ़ेंगे। तो आई होप आपको मनुष्य में श्वसन जो है वो क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं। मानव के अंदर वहन की हम बात कर लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस की बात करें। अब देखो, आपने पाचन तंत्र पढ़ा और आपने श्वसन तंत्र पढ़ा। पाचन तंत्र में आपने भोजन का पाचन कर लिया और वहां से पोषक पदार्थ इकट्ठे कर लिए। श्वसन तंत्र के अंदर आपके पास ऑक्सीजन आ गई। अब इस ऑक्सीजन को बेटा जी पूरे शरीर के अंदर ले जाना है, सभी अंगों सभी कोशिकाओं तक ले जाना है। अब ये काम जो है, ये जो दामोदर है, किसको दिया गया है? ब्लड को दिया गया है। ब्लड के अंदर आपके पास दो लोग होते हैं ना। ब्लड के अंदर कौन है? कि आपके पास रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स है। लेकिन ब्लड के साथ साथ ये काम और कौन करता है? ब्लड को सपोर्ट कौन करता है? तो ब्लड को सपोर्ट करती है रक्त वाहिका है। अब ये रक्त वाहिकाएं कौन कौन सी? धमनियां हो गई, शिराएं हो गई, केशिकाएं हो गई। हृदय भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे फ्यूल स्टेशन होता है ऐसे ये पंपिंग स्टेशन है। ये जब तक पंप कर रहा है तब तक ही जो ब्लड है वो पूरी बॉडी के अंदर फ्लो हो रहा है। तो चलिए रक्त से अपनी बात करना शुरू करते हैं। रक्त की अगर हम बात करें तो बेटा जी ब्लड सेल्स जो हैं ये दो तरीके की होंगी। कौन कौन सी? रेड ब्लड सेल्स होंगी, व्हाइट ब्लड सेल्स होंगी। अब ये जो रेड ब्लड सेल्स है यानी कि लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, ये 120 दिन का इनका जीवन काल होता है। और ये रेड क्यों होती है? क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, जिसका फेवरेट कलर क्या है? रेड है। जिसका फ्रेंड कौन है? जिसका फ्रेंड है ऑक्सीजन। पर आपको पता है इसका ऑक्सीजन से भी बेस्ट फ्रेंड कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी फटाक से बॉन्ड बना लेगा। और सबसे खराब फ्रेंड कौन है इसका? CO2। तो अगर हम ऑर्डर की बात करें तो देखो, ये CO के साथ सबसे पहले बॉन्ड बनाएगा, उसके बाद O2 के साथ बनाएगा, उसके बाद ये बनाएगा CO2 के साथ। तो हम क्या चाहते हैं कि ये O2 के साथ बॉन्ड बना ले। क्लियर है? हीमोग्लोबिन आपका श्वसन वर्णक है बेटा जी, लेकिन ये ब्लड के अंदर होता है, रेड कलर का होता है और ऑक्सीजन को लेकर के पूरे शरीर में ये घूम जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई है। तो आप यह पढ़ सकते हो कि हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है लाल रंग में। समझ गए बात? यहाँ नेक्स्ट आ जाओ, श्वेत रक्त कणिका। अब ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स है ना, ये आपकी कलरलेस होती है ना। क्यों होती है ऐसी? है क्योंकि इनका 3 से 4 दिन का जीवन काल होता है और ये आपको इम्यूनिटी जो है वो प्रदान करती है, मतलब आपको बीमारियों से बचाने का बेसिकली काम करती है। अंदर ये बाहुबली बन जाती है। अगर कोई वायरस, कोई बीमारी अंदर प्रवेश करती है तो ये फटाफट से जाती है और लड़ाई करने पहुंच जाती है। अंदर ही तलवार वलवार सब चल जाती है और आपको ये जो है रोगाणु मुक्त कर देती है और आपको बढ़िया तरीके से रखती है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? एक तरल पदार्थ होता है जो कि क्या करता है? पोषक तत्व, अपशिष्ट उत्पाद और अन्य पदार्थों को वहन करने वाला जो द्रव है, ये वो वाली चीज है। अब ये क्या काम करती है आपको पता है? वो जो CO2 जो निकली है ना, वो यहीं पर स्टोर रहेगी और फिर इसके साथ आगे बढ़ जाएगी। प्लेटलेट्स बहुत बढ़िया काम करती है, जिसको आप बीमाणु कहते हो। अब कभी चोट लग गई तो बहुत सारा खून निकल गया तो मर जाएंगे ना। अब उस खून को रोकने के लिए, थक्का बनाने के लिए कोई तो काम करना चाहिए। ये काम हमने किसको दिया है? बीमाणु यानी कि प्लेटलेट्स को दिया है। तो ये रक्त का थक्का बनाएगी। अब जैसे ही रक्त का थक्का बनेगा तो ब्लड आगे जाएगा नहीं और हमारी मृत्यु होगी नहीं। तो प्लेटलेट्स का काम क्या है? रक्त का थक्का बनाने का। तो पढ़ लीजिए, रक्त के थक्के जमाने में मदद करता है, रिसाव को रोकता है और दाब को ठीक तरीके से बनाए रखता है। अब क्लियर हो गई इतनी बात यहाँ पर? चलिए अब अपन आगे चलते हैं, रक्त के कार्यों के बारे में बात कर लेते हैं। O2 व CO2 का वातावरण व उत्तकों के मध्य विनिमय, कि भाई अब क्या हो रहा है कि ये जो है CO2 को लेकर आने का काम भी इसी का ही है और ऑक्सीजन को सारे शरीर तक पहुंचाने का काम भी इसी का ही है। पोषक तत्वों का परिवहन भी किसके द्वारा किया जाएगा? ब्लड के द्वारा किया जाएगा। शरीर के pH को भी नियंत्रित कौन रखेगा? ब्लड रखेगा। टेम्परेचर का नियंत्रण भी कौन करेगा? ब्लड करेगा। प्रतिरक्षण के कार्यों का संपादन भी कौन करेगा? ब्लड। किसकी मदद से? व्हाइट ब्लड सेल्स की मदद से। हार्मोन की आवश्यकता अनुसार परिवहन व उत्सर्जी उत्पादकों को शरीर से बाहर निकालना, ये सारा काम किसका है? ये सारा काम है ब्लड का। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो टास्क है वो हमने किसको दे दिए हैं? ब्लड को दे दिए। और ब्लड को सपोर्ट कौन दे रहा है? हार्ट दे रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए अब रक्त वाहिका की बात कर लेते हैं, ब्लड वेसल्स की। तो कौन कौन सी है आपके पास? है धमनियां, शिराएं और आपके पास कौन है बच्चे? केशिकाएं। अब यहाँ पर देखिए, रक्त की दिशा हृदय से दूर ले जाना। अगर आपको हार्ट है ना, हार्ट से दूर ले जाना है, यानी
हार्ट से पूरी बॉडी के अंदर ले जाना है तो धमनियां धमकाएंगे कि हमको सही माल दो, तब जाकर के हम सारा काम करेंगे। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के पूरी बॉडी में सप्लाई करने का काम कौन करेगी? धमनियां। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से ले जा रही है तो हार्ट से दूर ले जा रही है, तो इंग्लिश में आर्टरी बोलते हैं, अवे से आप याद रख लो। शिराएं जो है वो आपकी क्या कहलाती है? वेन्स कहलाती है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट के अंदर लाने का काम करती है। तो हृदय की ओर लिखा हुआ है, समझ गए बात? यहाँ केशिकाएं धमनियों और शिराओं को जोड़ती हैं। कैपिलरीज क्या करती है? इन दोनों को जोड़ती हैं, ताकि जो पोषक मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, तो ये आपस में क्या करती है? इनको जोड़ रही है, ताकि क्या हो? ब्लड जो है वो आसानी से जा सके। दाब की अगर हम बात करें तो धमनियों में बहुत ज्यादा दाब होता है, इसलिए ये बहुत मोटी सी यानी इनकी जो लेयर है वो थिक होती है, लेकिन आपके पास जो शिराएं होती हैं उनमें दाब कम हो जाता है, निम्न दाब होता है। और केशिकाओं में क्या होता है? जब ये एक्सचेंज हो रही है तो मध्यम दाब होता है। ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो धमनियां ऑक्सीजनेटेड युक्त जो रक्त है उसको लेकर के जाती है, कहते हैं सही माल दो, बढ़िया तरीके से ये आपको धमकी देंगे। अगर हम शिराओं की बात करें तो ये डीऑक्सीजनेटेड यानी कि ऑक्सीजन नहीं है वो वाला ब्लड लेकर जाएंगे। और केशिकाओं में तो क्या हो रहा है? केशिकाओं में तो ये क्या कर रही है? एक दूसरे को जोड़ने का काम कर रही है ना, तो केशिकाओं में दोनों चीजें उपस्थित होंगी। वॉल्व की अगर हम बात करें तो बेटा जी वॉल्व जो है वो शिराओं में उपस्थित होंगे, क्योंकि प्रेशर कम है, ब्लड को इसको ऊपर भेजना है वापस, क्योंकि अब ब्लड के अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस जाएगी ना, तो ब्लड में प्रेशर नहीं है, ब्लड वापस ना आ जाए, इसलिए यहाँ पर क्या होते हैं? वॉल्व होते हैं। लेकिन इस चीज की जरूरत आपके धमनियों को नहीं है, ना ही केशिकाओं को जरूरत है। दीवारों की अगर हम बात करें तो जो धमनियां हैं उनकी दीवारें कैसी होती है? मोटी और लचीली होती है, क्योंकि बहुत प्रेशर से यहाँ पर ब्लड आता है। पर शिराओं की दीवारें कैसी होंगी? पतली होंगी। और केशिकाओं की कैसी होंगी? अत्यंत पतली होंगी, ताकि ये क्या कर सकती हैं? इन दोनों को जोड़ती हैं, ताकि इनमें जो उपस्थित है चीजों का आदान प्रदान आसानी से हो जाए। कार्य क्या होंगे? ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को ले जाने का काम कौन करेगी? धमनियां करेंगी। शिराएं क्या करेंगे? हृदय तक रक्त को वापस लेकर के आएंगे, जिसके अंदर CO2 है। अब कोशिकाओं के साथ O2 और पोषक तत्वों का आदान प्रदान कौन करेगी? यहां पर करेंगे। तो पता है क्या होता है? जैसे कि मान लो कि यहां पर देखो आप, कि मान लो कि यहां पर धमनियां हैं, ये आपकी शिराएं हैं, तो ये एक दूसरे से कुछ इस तरीके से जुड़ी हुई रहेंगी, है ना, ये केशिकाओं के माध्यम से। समझ गए बात? यहां पर अब यहां से ऑक्सीजन वाला आ रहा है, यहां से CO2 वाला आ रहा है, तो CO2 वाला इधर चला जाएगा, ऑक्सीजन वाला इधर चला जाएगा। तो इस तरीके से बॉडी के अंदर बढ़िया तरीके से सर्किट बना हुआ है, ताकि सारा काम हो जाए। इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, जो कि हमारे लिए बड़ा सारा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है लिम्फेटिक सिस्टम क्या काम करता है। रंगहीन द्रव जो पचे हुए वसा और अतिरिक्त उत्तक द्रव को वहन करता है, ये लसिका कोशिकाओं में प्रवाहित होकर के आपकी जो शिराएं हैं उन तक चला जाता है। वसा के अवशोषण में सहायक होता है और अतिरिक्त उत्तक द्रव को रक्त में जो है वो वापस ले जाने का कार्य करता है। और ये सिस्टम जो है कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, और यहाँ आप ये जो चीज देख रहे हो ये क्या होता है? इस तरीके से आदान प्रदान यहाँ पर होता है। अब अपन चलते हैं आगे और हम बात करेंगे हृदय के बारे में, जो कि आपका पंपिंग स्टेशन होता है। अब जो दिल का मामला है थोड़ा सा समझ लेते हैं कि दिल के अंदर प्यार मोहब्बत हो रही है कि रक्त बह रहा है, दिल कुछ सोच रहा है, दिल के टुकड़े टुकड़े होते हैं कि दिल के टुकड़े नहीं हो सकते हैं, दिल की शेप जो है वो इस तरीके की होती है या कुछ और तरीके की शेप होती है। तो चलिए फटाफट से इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर लेते हैं। दिल जो होता है वो मुट्ठी नुमा होता है, दिल की कोई शेप इस तरीके की नहीं होती है। प्यार मोहब्बत जैसी कोई बात दिल के अंदर नहीं हो रही, क्योंकि दिल के अंदर तो ब्लड बह रहा है। समझ गए? दिल का काम क्या है? निरंतर धड़कते रहना, मींस पंप करते रहना। अब देखो काम होता कैसे है, बहुत बढ़िया तरीके से समझो। ये जो फुफ्फुस धमनी है, यहाँ पर देखिएगा, ये कौन है बेटा? ये फुफ्फुस धमनी है ना? समझ गए बात यहाँ पर? और ये कौन है? ये फुफ्फुस शिरा है। अब शिरा का काम क्या होता है मैम? शिरा का काम होता है कि वो वापस लेकर के आती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, वो हृदय तक लेकर आती है। लेकिन ये ना ये एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन क्यों है प्यारे बच्चों? क्योंकि ये क्या करती है, ये जो आपके लंग्स है ना, उनसे आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आती है आलिंद के पास। भाई आपके पास 4 चैम्बर होते हैं, ये तो आप जानते ही हो। 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। ऊपर के 2 आलिंद होते हैं, नीचे के 2 निलय होते हैं। आलिंद थोड़े से बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि
प्रेशर से ब्लड आता है, और निले थोड़े से सकड़े से होते हैं नीचे की तरफ, इतनी बात तो अपन जानते हैं। ठीक है, तो आपका बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां निले, दायां निले, ये तो आप समझते हैं। अब ये जो फुफ्फुस शिराएं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के कहां आ रही हैं? बाएं आलिंद के अंदर आ रही हैं। बाएं आलिंद से ब्लड कहां जा रहा है? आपके बाएं निले के अंदर जा रहा है। अब बाएं निले से क्या हो रहा है? महाधमनियों के द्वारा या धमनियों के द्वारा, जो अरोटा है ना, उसके माध्यम से ये जो ब्लड है ये हमारे पूरी बॉडी के अंदर जा रहा है, क्योंकि ये कैसा है प्यारे बच्चों? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब यहां से आपके पास कौन जुड़ जाएगी? यहां से आपके पास जुड़ जाएगी शिरा, यानी कि वेना कावा। अब ये जो शिरा है ये क्या करेगी? ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के कहां चली जाएगी? दाएं आलिंद में चली जाएगी। दाएं आलिंद से ब्लड कहां आ जाएगा? निलय के अंदर आ जाएगा, जहां पर आपके क्या होते हैं? त्रिवलय कपाट जो है आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ये त्रिवलय कपाट होते हैं ताकि ये जो ब्लड है ना इसका ये वापस ना चला जाए, बैक फ्लो ना इसका हो जाए। समझ गए बात? यहां इससे ये जो महाशिरा है ये ब्लड को लेकर के वापस चली जाएगी और हार्ट में, और फिर हार्ट से लंग्स में कौन लेकर के जाएगा? हार्ट से लंग्स में वापस ये जो ब्लड है वो आपका चला जाएगा धमनी के माध्यम से, फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब हम इसे बोलते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र, यानी कि आपका क्या हो रहा है? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो ये आपका फुफ्फुस है, फुफ्फुस से ऑक्सीजन आ रही है। अब फुफ्फुस से ऑक्सीजन किसके द्वारा आ रही है बेटा? शिरा के द्वारा आ रही है। अब शिरा से बाएं आलिंद में जा रही है, बाएं आलिंद से बाएं निलय में जा रही है, निलय से अब ये कहाँ जा रही है? पूरे शरीर के अंदर जा रही है। शरीर से फिर ये क्या कर रही है? शिरा द्वारा कहां जा रही है? दाएं आलिंद में जा रही है। फिर त्रिवलय कपाट है जहां से दाएं निलय में जा रही है, फिर धमनी के माध्यम से वापस से कहां चली जाएगी? फुफ्फुस में। तो एक सिस्टम तो क्या कहते हैं कि फुफ्फुस से हार्ट के अंदर आ रही है, ये एक सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। दूसरा, हार्ट से पूरी बॉडी के अंदर जा रही है, ये दूसरा सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। तो अपने पास दोहरा परिसंचरण तंत्र जो है उपस्थित होता है, लेकिन मछली के पास ऐसा नहीं होता है। उसके पास एक ही सिस्टम है, वो एक ही साइकिल में सारा काम कर लेती है। समझ गए बात? यहाँ चलिए बहुत बढ़िया। तो आप यहां देख सकते हैं कि दोहरा परिसंचरण तंत्र, यहां पर आप देखिए कि यहां से हार्ट के अंदर जा रहा है और फिर हार्ट से यहां पर जा रहा है। तो एक सिस्टम तो लंग्स टू हार्ट है, दूसरा सिस्टम हार्ट टू हमारी बॉडी है। क्लियर है बात? यहां चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हृदय के कक्षों के बारे में। तो आप महाधमनी देख सकते हो, महाशिरा देख सकते हो, आपके पास द्विवलय कपाट, त्रिवलय कपाट होते हैं, बायां निलय, दायां निलय होता है, दायां आलिंद होता है, और आपके पास क्या होता है? यहाँ पर आपका बायां आलिंद भी उपस्थित होता है। आई होप इतनी बात जो है वो आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ जाए, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हृदय के जो कक्ष यानी कि चैम्बर्स इन हार्ट जो होता है वो क्या क्या करते हैं? ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण को रोकने का काम करते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना, तो ये काम कौन कर रहे हैं? चैम्बर्स ऑफ हार्ट कर रहे हैं। ऐसे शरीर के अंगों को अधिक ऑक्सीजन बेहतर तरीके से उपलब्ध हो पाती है कि जहां जहां ऑक्सीजन नहीं वहां से मिल जाएगी। शरीर को ऑक्सीजन की अत्यधिक कुशल आपूर्ति होती है, अधिक श्वसन होता है जिससे अधिक ऊर्जा का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है, और जितनी ज्यादा एनर्जी आप उतना ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। क्लियर है बात? यहाँ चलिए अब अपन आगे चलते हैं और एक बहुत बढ़िया से कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं जो कि आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो आपका जो धमनियां है ये वहां लगता है और बहुत ज्यादा लगता है, तो जो ब्लड के प्रेशर के विरुद्ध जो आपका दाब लगा रहे हो वो दाब आपका क्या कहलाएगा? ब्लड प्रेशर कहलाएगा। यानी रक्त का जो दाब है वो क्या कहलाएगा बेटा जी? कि आप उसके विरुद्ध दाब लगा रहे हो ना, तो वो ब्लड प्रेशर कहलाएगा। नॉर्मल कितना होता है? 120-80 ये होता है। धमनियों में बहुत ज्यादा लगेगा क्योंकि उसकी दीवारें बेटा जी मोटी होती हैं। समझ गए बात? यहाँ चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मानवों में उत्सर्जन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब अपन ने खाना भी खा लिया, सांस भी ले ली, पूरी बॉडी तक सारा काम भी अपन ने कर लिया। अब ऐसे कुछ चीजें होंगी, ऐसे कुछ पदार्थ होंगे जिसकी जरूरत बॉडी को नहीं होगी, जिसके रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो उसको तो बाहर निकालना पड़ेगा। तो बाहर निकालने के लिए आपके पास कौन आ जाएगा? मानवों में उत्सर्जन आ जाएगा। तो उत्सर्जन मानवों में भी होगा और प्लांट्स के अंदर भी होगा। तो सबसे पहले देखो आपके पास क्या है? किडनी ये सारा काम करती है। ये सारा काम कौन कर रही है? किडनी कर रही है। किडनी के ऊपर आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। अब वो जो स्ट्रक्चर है वो आपकी अधिवृक्क ग्रंथि होती है, जिसको अपन ग्रंथि वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे। यहाँ से ये कौन जुड़ी हुई है बेटा जी? यहाँ से आपकी मूत्र नलिकाएं जुड़ी हुई है। जो मूत्र कहाँ स्टोर होता है? आपका ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है, जिसको मूत्राशय कहते हो। फिर आपका मूत्र जो है वो बाहर निकल जाता है मूत्र मार्ग द्वारा। समझ गए बात यहाँ पर? तो देखिए बाईं वृक्क धमनी है, बायां वृक्क है, बाईं वृक्क शिरा, महाधमनी है, मूत्रवाहिनी, महाशिरा, मूत्राशय और मूत्र मार्ग यहाँ पर लिखा हुआ है।
अब इतनी बात समझो कि मूत्र जो है वो बनता कैसे है, तो यहाँ से जो प्रश्न है ना वो नेफ्रॉन से आएगा, क्योंकि नेफ्रॉन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो नेफ्रॉन से जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से आपके पास बनेगा कि आपको पता होना चाहिए नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है। तो बोमन संपुट होता है, यानी बोमन कैप्सूल होता है, उसके अंदर गुच्छे नुमा संरचना होती है जो कि आपकी ग्लोमेरुलस होती है ना। अब ये कनेक्टेड रहता है, फिर आपका क्या आ जाता है यहाँ पर, हेनले का लूप आ जाता है और ये संग्राहक नलिका आ जाती है। ये बेसिकली नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर होती है। अब नेफ्रॉन में क्या होता है कि तीन चीजें होती है। सबसे पहले तो जो ब्लड आ रहा है तो वो फिल्टरेशन का काम यहाँ पर होगा। अब ये जो फिल्टर हो रही है इतना ज्यादा फिल्टर कर देते हैं कि सारी इंपॉर्टेंट चीजें भी हटा देते हैं कि चलो 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 हट जाओ, है ना, सारी हटा देता है। फिर अब जब ब्लड आगे जाता है तो फिर वो बोलते हैं अरे आपने तो सारी हटा दी, तो रीएब्जॉर्प्शन का काम होता है, पुनः अवशोषण का काम होता है। क्योंकि यहाँ जो ब्लड आ रहा है ना, अब आप कहोगे कि मैम ब्लड तो ऊपर से क्लीन होकर के आ गया, लेकिन ब्लड के अंदर बेटा यूरिया भी था, है ना, नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ भी थे, यूरिक एसिड भी था, तो इनका फिल्टरेशन अभी हुआ नहीं है। इनका फिल्टरेशन कहाँ हो रहा है, इनका फिल्टरेशन आपके पास नेफ्रॉन के अंदर हो रहा है। अब जब ये चीज यहाँ पर हो रही है तो ये ना कैप्सूल के अंदर क्या होता है कि सारी चीजें ना ये फिल्टर कर देते हैं कि जाओ 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 निकल जाओ यहाँ से, है ना। अब जब ब्लड आगे जाता है तो पता चलता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पदार्थ थे ना वो भी बाहर चले गए, तो फिर रीएब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ फिल्टरेशन को निस्यंदन बोल रहे हो, यहाँ पर पुनः अवशोषण हो जाता है। अब पुनः अवशोषण में क्या होगा कि जो काम की चीजें होगी हम उसको वापस से अवशोषित कर लेंगे और आगे भेज देंगे कि भाई अब आप ब्लड के अंदर जा सकते हो। फिर नेक्स्ट क्या होगा कि अब जो चीज काम की नहीं है, जो मूत्र बना हुआ है, यानी कि जो चीज अपशिष्ट है, उसको आप बाहर निकाल दोगे। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, मानवों में उत्सर्जन से रिलेटेड हो गई है। नेक्स्ट हम किसके बारे में बात करेंगे, डायलिसिस के बारे में बात करेंगे, जो कि कृत्रिम वृक्क होता है, जिसे आप अपोहन कहते हो, जिनकी किडनियां काम नहीं करती उनके में भी तो ये चीजें करानी है, तो आप कृत्रिम रूप से कराते हो, एक मशीन रख देते हो वहां पर, सारा ब्लड बॉडी का निकाल लेते हो, और सारा ब्लड जब बॉडी का निकल जाता है तो उसके बाद क्या होता है प्यारे बच्चों, सारी जितनी भी चीजें है ना उसमें से जितनी भी अपशिष्ट पदार्थ है वो सब अलग कर लेते हैं इस तरीके से, और वापस से ये जो ब्लड है वो आप वापस अंदर भेज देते हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ से धमनी से पंप का कार्य किया जा रहा है, उपकरण से आपकी चीजें निकाली जा रही है और सेम उसी से ही आपकी चीजें वापस डाली जा रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काम कहाँ किया जाता है, जब आपकी किडनी जो है वो काम नहीं करती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पादपों में, क्योंकि अब पादपों ने भी तो हमारे साथ साथ खाना खाया है, उन्होंने भी सांस ली है, उनके अंदर भी वहन का काम किया गया है, तो अब उनके पास भी क्या होगा, उत्सर्जन किया जाएगा। तो कौन करने वाले हैं, जाइलम और फ्लोएम करने वाले हैं। बहुत ध्यान से समझो, जाइलम के ज से आप दो बातें याद रखोगे कि ये जल का परिवहन करता है प्यारे बच्चों, और किसका परिवहन करता है, खनिज लवण का परिवहन करता है, जो कि भोजन बनाने के लिए इनको चाहिए रहते हैं। समझ गए। अब फ्लोएम क्या करता है, फूड जो है उसका काम ये करता है। जाइलम जो होता है उसकी गति जो आप देख सकते हो वो एक दिशीय गति होती है, ऊपरमुखी गति होती है, लेकिन फ्लोएम जो होता है उसकी बहुदिशीय गति होती है। ये आप जो समझो कि ये ऊपर नीचे भोजन को सभी भागों तक भेजना है ना, बन तो पत्तियों में रहा है पर उसको तने तक भी जाना है, उसको नीचे भी जाना है, तो सारी जगह कौन भेजेगा, वो काम फ्लोएम करता है। अब गोंद हो गया, रेजिन हो गया, ये पुराने जाइलम में एकत्रित रहते हैं और ये क्या करते हैं फिर बाहर निकालता है। तो जो पादपों को नहीं चाहिए वो पादप जो है, जैसे गोंद पादपों का अपशिष्ट है, उसको नहीं चाहिए लेकिन वो अपने काम का वो उसको बाहर निकाल देता है। रेजिन है वो उसको नहीं चाहिए तो वो उसको बाहर निकाल देता है। तो आई होप आपको ये बात जो है वो समझ में आ गई होगी। प्यारे बच्चों, यहाँ हो गया है आपका चैप्टर जो है बढ़िया तरीके से फिनिश। आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से इसको, बढ़िया तरीके से इसको देखना है, नोट्स बना लेने हैं, रिवाइज कर लेना है। हम आपसे मिलेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में, रैपिड रिवीजन वाली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।